Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology lecturer, Sir Umer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पर बात हो रही थी। हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन के एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा सा वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। इन 3 कंपोनेंट्स में से पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 2 कंपोनेंट्स को स्टडी किया। हम ब्लड को स्टडी कर चुके हैं और ब्लड वेसल्स को स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट को स्टडी करना है जी। इसका नाम है हार्ट, दिल। आज के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, हार्ट पर बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कॉनिकल शेप का होता है, कोन की तरह का इसका शेप होता है। मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ है। एक तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, प्लस इसमें जो मसल्स होते हैं वो बॉडी में कहीं और पाए नहीं जाते। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है और कार्डियक मसल से सिर्फ ह्यूमन हार्ट ही बना हुआ है। बॉडी का और कोई ऑर्गन कार्डियक मसल से नहीं बना हुआ होता। तो ये एक स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब पंप कर रहा है जी। इसकी मूवमेंट को देखें, एक पंप जैसे काम करता है जी। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दब रहा है, फूल रहा है, दब रहा है, फूल रहा है। इस तरह की इसकी मूवमेंट है, तो इसलिए हम इसको एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। और इसके इस पंपिंग मूवमेंट की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो घूम रहा है, वो मूव कर रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। सो ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराता है, हार्ट। क्या क्या खूबी मैंने आपको बताई। पहले मैंने आपको इसका शेप बताया कि इसका शेप कोन की तरह का शेप होता है, कॉनिकल शेप कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया ये मसल से बना हुआ है। और कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब बॉडी में कोई भी ऑर्गन अगर मसल से बना हुआ होता है तो उसमें मूवमेंट होती है। तो चूंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, तो इसमें एक मूवमेंट है, इसको पंपिंग मूवमेंट कह रहे हैं। तो ये पंपिंग ऑर्गन हो गया और इसकी इस मूवमेंट की वजह से ब्लड वेसल्स में मौजूद जो ब्लड है वो अब सर्कुलेट करने लग जाता है। तो ये पंप करेगा, आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा। इसने पंपिंग एक्शन रोक दिया तो हमारे ब्लड वेसल्स में खून भी रुक जाएगा। ये मौजूद कहाँ है जी? ये हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद है। इसको हम थोरैकिक रीजन भी कहते हैं, चेस्ट कैविटी को। तो ये हमारे सीने में, चेस्ट कैविटी में मौजूद है। हमारे सीने में रिब केज होता है जी, हड्डियों से बना हुआ। इस रिब केज के अंदर 2 लंग्स हैं और 2 लंग्स के बीच में ये मौजूद है। ठीक है, हमारे चेस्ट कैविटी में एक हड्डियों से बना हुआ रिब केज है। इस रिब केज के साइडों में आपको मिलेंगे लंग्स और बीच में मिलेगा हार्ट। होता तो ये सेंटर में है, बट लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। डायग्राम में आप देखें, है सेंटर में, बट थोड़ा सा इसका जो निचला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हुआ हुआ होता है। तो ये इसकी पोजीशन होती है। ये 2 लेयर्स में पैक हुआ हुआ होता है। अगर आप रिब केज निकालते हैं तो आपको जो हार्ट नजर आएगा वो 2 लेयर्स में पैक हुआ हुआ होगा। इन 2 लेयर्स को हम कहते हैं प्रीकार्डियम। और इन दोनों प्रीकार्डियम के बीच में फिर फ्लूइड मौजूद होता है, उसे प्रीकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये लेयर्स इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं और जो प्रीकार्डियल फ्लूइड है ये हार्ट की मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जी वो कोई भी चीज मूव करती है तो फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन चीजों को डैमेज करता है। तब हार्ट में भी तो मूवमेंट है, हार्ट भी तो पंप कर रहा है। तो इसके पंपिंग मूवमेंट की वजह से यहाँ फ्रिक्शन हो सकती है और फ्रिक्शन हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो ये प्रीकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन से इसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन के इफेक्ट से इसको बचाता है। तो हमारा दिल, ह्यूमन हार्ट, कॉनिकल शेप का होता है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, पंपिंग ऑर्गन है, पंप की तरह ये मूव कर रहा होता है और इसकी मूवमेंट से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। ये हमारे चेस्ट में मौजूद जो रिब केज है इसके अंदर दोनों लंग्स के बीच में होता है, बट लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है। 2 लेयर्स में ये पैक हुआ हुआ है, उन लेयर्स को हम प्रीकार्डियम कहते हैं।
और इस प्रीकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, प्रीकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। और ये फ्लूइड हमारे हार्ट को फ्रिक्शन के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। अब जरा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं, देखते हैं अंदर का इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह हमारा दिल काम कर रहा है। तो ये हमारा हार्ट है जी। अगर हम हार्ट को लंबाई में काटते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक अलमारी खोलते हो तो आप देखते हो जी अलमारी में खाने होते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने दिल को खोला तो हमें नजर आया जी दिल में 4 खाने हैं। एक राइट साइड पे ऊपर की तरफ है, उसे कहते हैं राइट आर्ट्रियम। एक राइट साइड पे नीचे की तरफ है, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। फिर एक लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ है, उसे लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। और एक लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ है, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो यानी हमारे दिल के अंदर 4 खाने हैं, इन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स। तो इंसान का जो दिल है वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका दिल 2 चैम्बर से बना हुआ होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका दिल 3 चैम्बर से बना हुआ होता है। जैसे फिशेस हैं, उनके हार्ट में आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे, एक आर्टरिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। जो फ्रॉग है उनके हार्ट में आपको 3 चैम्बर्स मिलते हैं, एक राइट आर्टरियम होता है, एक लेफ्ट आर्टरियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और जो ह्यूमन हार्ट है, आपको इसमें 4 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, या प्लूरल के वर्ड यूज करें तो आर्ट्रिया। ठीक है, सिंगुलर आर्ट्रियम, प्लूरल आर्ट्रिया। ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं वो आर्ट्रियम्स कहलाते हैं, और जो नीचे के चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। राइट साइड में आपने राइट लिख दिया है, लेफ्ट साइड में आपने लेफ्ट लिख दिया। तो ये 4 चैम्बर्स है जी आपके हार्ट के अंदर। इनको नाम नोट कर लें। राइट आर्ट्रियम है, फिर नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल है, फिर लेफ्ट साइड पर ऊपर लेफ्ट आर्ट्रियम है, और फिर नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब उसके अलावा आपके हार्ट में वॉल्स भी मौजूद होते हैं। वॉल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेन्स जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। वॉल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। यानी एक डायरेक्शन में तो ब्लड फ्लो हो जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो वॉल्स क्लोज हो जाते हैं और ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। तो इनको वॉल्स कहते हैं जी। और हमारे हार्ट में वॉल्स मौजूद होते हैं, 4 तरह के वॉल्स होते हैं। एक वॉल हमें राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। एक हमें मिलता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसे मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। फिर 2 वॉल और हैं, एक सेमिल्यूनर वॉल, एक एओर्टिक वॉल, वो हम आगे देखते हैं। और साथ साथ जरा हार्ट की वर्किंग को भी देखते जाएंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर और वर्किंग साथ साथ। तो हमने देखा हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स हैं। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है बाइकस्पिड वॉल। अब हार्ट की वर्किंग को देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर में शो करेंगे। रिमेंबर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सबसे पहले ये ऊपर की तरफ एक सुपीरियर वेना कैवा है और नीचे की तरफ एक इंफीरियर वेना कैवा। ये वेना कैवा है, ये सबसे मोटी वेन्स होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेन्स की 3 टाइप्स भी पढ़ी थी। सबसे मोटी वाली वेना कैवा होती हैं, फिर इनसे पतली वाली वेन्स होती हैं, और इनसे पतली वाली वेन्यूल्स होती हैं। बहरहाल हैं ये वेन्स, ये ब्लड को ऑर्गन से जमा करके हार्ट की तरफ ला रही होती है। तो जो सुपीरियर वेना केवा है वो हमारे अपर रीजन से, हेड की तरफ से जितना भी ब्लड आ रहा है वो कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाएंगी। और जो इंफीरियर वेना केवा है ये हमारी लोअर बॉडी से जितना भी ब्लड होता है वेन्स के जरिए वो सारा ब्लड कलेक्ट होकर इंफीरियर वेना केवा में आ जाता है, और फिर इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में आता है। तो सुपीरियर वेना केवा आपके अपर रीजन और इंफीरियर वेना केवा आपके लोअर रीजन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके ये भर देती हैं राइट आर्ट्रियम में। आपके पहले चैम्बर में सारे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर गया। सुपीरियर वेना केवा ने भी राइट आर्ट्रियम में ब्लड डाल दिया, और इंफीरियर वेना केवा ने भी राइट आर्ट्रियम में ब्लड भर दिया।
दूसरी तरफ आपका जो लंग्स है, यहां से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर लेफ्ट आर्टरियम में भर जाएगा। पल्मोनरी वेन्स का भी मैं जिक्र कर चुका हूं। लंग्स और हार्ट के बीच में पल्मोनरी वेन्स होती हैं। वेन्स का काम होता है ऑर्गन से ब्लड की तरह हार्ट की तरफ ब्लड लाना, तो पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड लाकर हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में ला रही हैं। बट एक फर्क है, वेन्स में उसूलन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपने यहाँ देखा रेड कलर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, और पल्मोनरी वेन्स का मतलब है लंग्स से हार्ट में आ गया। सो लंग्स से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए हमारे जो लेफ्ट आर्टरियम है उसमें आके भर जाता है। अब दोनों आर्टरियम्स के अंदर ब्लड भरा हुआ है। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। राइट आर्टरियम में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से आया है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आया है। और जो लेफ्ट आर्टरियम है यहां से ब्लड आया है दोनों लंग्स की तरफ से, और यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों आर्टरिया में हमारे पास ब्लड है। राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट आर्टरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आपका हार्ट का जो आर्टरियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपके हार्ट की आज की मूवमेंट भी देखेंगे आज के लेक्चर में। हार्टरिया में हार्ट जो है वो एक साथ मूव नहीं करता, पहले उसके आर्टरिया मूव करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आर्टरिया रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हिस्सों के अंदर आपका हार्ट मूव करता है। पर आइए हम हार्ट बीट में डिस्कस करेंगे हार्ट की मूवमेंट को। तो ये जो दोनों आर्टरियां हैं जिनके अंदर ब्लड भरा हुआ है, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ये दोनों दब जाएंगे। इसको कहते हैं आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। तब जब दोनों आर्टरियस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनके अंदर का जो ब्लड है वो इनके नीचे के वेंट्रिकल्स में आ जाता है। राइट आर्टरियम का ब्लड कंट्रैक्शन की वजह से राइट वेंट्रिकल में आ गया, और लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड कंट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो जब दोनों आर्टरिया भर जाते हैं तो आपका हार्ट अपने आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो उनके अंदर का ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाता है, और अब ब्लड वेंट्रिकल्स में मौजूद है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से एक मोटा पल्मोनरी एओर्टा निकलता है जो कि दो डिवाइड हो जाती है, दो उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पहले वो एक होती है जी, उसको आप कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा, फिर वो जैसे दिल से बाहर आती है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और उनको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये लंग्स को ब्लड देती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। ठीक है, तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में जाएगा। दूसरी तरफ ये जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ ब्लड वेसल्स की क्लास में, कि सबसे मोटी आर्टरी को एओर्टा कहते हैं। इसमें ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेकर जा रही है। तो ये एओर्टा है जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है। तो दोनों वेंट्रिकल से आर्टरीज जुड़ी हुई है। जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे सबसे थिकेस्ट आर्टरी जुड़ी हुई है एओर्टा। तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स दबेंगे और वेंट्रिकल्स का ब्लड इन आर्टरीज में आ जाएगा। जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में चला गया, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एओर्टा के जरिए आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक, अब ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल हो गई हार्ट की। अब दोबारा पूरी साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आपको याद हो हमने साइकिल शुरू करी थी कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से लेफ्ट आर्ट्रिकल में आता है, और आखिर में हमने देखा कि पूरी बॉडी में ब्लड चला भी गया, लंग्स में भी चला गया। तो ये इस तरह हार्ट की मूवमेंट होती है। सबसे पहले आपके पास पूरी बॉडी से जो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सुपीरियर और इंटीरियर वेना, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो पूरी बॉडी है, यहाँ से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और राइट आर्टरियम में बढ़ देती हैं। सिमिलरली जो लंग्स हैं, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनका जो ब्लड है वो इनके नीचे के वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब जो राइट वेंट्रिकल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से जुड़ी हुई है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ जा रही है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से कनेक्टेड है एओर्टा जो पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगा। तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग। अब आते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। अब जब दिल से खून निकल गया तो फिर बॉडी में वो कैसे फैल रहा है और फिर पूरी बॉडी से वो वापस कलेक्ट होके कैसे आ रहा है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सब बच्चों, इंसान का जो ब्लड है वो दिल से दो रास्तों में ट्रेवल कर रहा है जी। दो रास्ते हैं जी दिल से। एक रास्ता क्या है जी, हमारे दिल से खून लंग्स में जा रहा है और लंग्स से वापस आ रहा है, एक ये रास्ता है जी। देखें, दिल से खून निकल रहा है, लंग्स में जा रहा है, और फिर लंग्स से खून जो है वो वापस दिल में आ रहा है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। और दूसरा रास्ता कौन सा है जी, दिल से खून निकल के आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में जा रहा है और फिर तमाम ऑर्गन से वापस ब्लड दिल में आ रहा है। इस सर्किट को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, आपका जो हार्ट है वो दो रास्तों में खून दे रहा है। वो एक खून दे रहा है लंग्स को, फिर वहां से ले रहा है, दिस इज द पल्मोनरी सर्किट। और एक खून वो बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन्स को भेज रहा है और फिर वहां से तमाम वापस ऑर्गन से वापस आ रहा है ब्लड हार्ट में, और ये कहलाता है सिस्टमिक सर्किट। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें हार्ट दो रास्तों में खून खून को पंप कर रहा होता है, दो दफा खून बाहर निकलता है दिल से, दो दफा खून वापस दिल में आता है, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो पहले इसमें जरा पल्मोनरी सर्किट को देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्किट जिसमें आपका हार्ट और लंग्स के दरमियान ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है जी, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से यहाँ आ जाता है, और जो हमारा आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड है वो लंग्स को भेज देगा। ठीक है, आर्टरिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट होके आपके हार्ट से लंग्स में आ जाएगा। अब लंग्स में आने के बाद इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जब लंग्स में जाएगा तो इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन वापस आ जाएगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस आपके हार्ट के पहले चैम्बर में यानी लेफ्ट आर्टरिया में आ जाएगा। ये पल्मोनरी सर्किट हो जाता है। फिर सिस्टमिक सर्किट शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आपके ऑर्गन्स में जाएगा, बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाएगा, फिर वहां से वापस घूमकर दिल में आएगा। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए अब आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाएगा, फिर वहां से वापस कलेक्ट होकर आपके वापस दिल में आ जाएगा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा फिर बॉडी के तमाम ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वापस आपके दिल में ला देगी। कौन से चैम्बर में, राइट आर्टरिया में। अब वो जो ब्लड दिल से निकला एओर्टा से, तो अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो ब्लड की सप्लाई है जरा उस पर नजर डालते हैं। आपके हार्ट में भी कुछ आर्टरीज वेन्स कनेक्टेड होती है, उन्हें क्रोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये क्रोनरी आर्टरीज आपके हार्ट के टिश्यूज को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। हार्ट के भी टिश्यूज हैं, वो भी जिंदा हैं, उनको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जो एओर्टा है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, उसको कहते हैं क्रोनरी आर्टरी। फिर ये डिवाइड होके हार्ट के तमाम जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। फिर ये टिश्यूज इस ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं और एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हार्ट के मुख्तलिफ टिश्यूज से, जो जिस ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट की होगी, वो फिर क्रोनरी वेन्स के जरिए वापस आपके जो है वो हार्ट में शामिल हो जाता है। इसी तरह लीवर के अंदर की सप्लाई की बात करें तो हेपाटिक आर्टरी नाम से एक आर्टरी होती है, वो आपके लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब इससे आपके लीवर के तमाम सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और फिर जो हेपाटिक वेन है वो आपके लीवर के डिफरेंट जो सेल्स हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वापस दिल की तरफ लेकर जाती है।
तो लीवर में एक तो हेपाटिक आर्टरी है जो आपके लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही है, और हेपाटिक वेन है जो आपके लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस दिल में जा रही है। लेकिन एक और वेसल होती है जी, उसको हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। ये हेपाटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से सारा जो ब्लड आता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, वो पहले लीवर में आता है हेपाटिक पोर्टल वेन के जरिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से सारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हेपाटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर में आता है। फिर लीवर इस न्यूट्रिएंट्स में से न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, चीजों को स्टोर कर लेता है, अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, विटामिन को स्टोर कर लेता है। प्रोसेस करने के बाद फिर इस ब्लड को अब लीवर जो है हेपाटिक वेन के जरिए दिल में भेजता है। इसी तरह अगर हम किडनीज की बात करें तो वो वेसल जो हमारी किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी। ये हमारी किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, और फिर हमारी किडनीज में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर उसको रेनल वेन के जरिए कलेक्ट करके वापस दिल में भेज दिया जाता है। और अगर हम हाइंड लिम्स की, पैरों की बात करें तो यहाँ फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन्स होती है। फिमोरल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके पैर के मुख्तलिफ टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। और फिमोरल वेन उस ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो आपके पैरों के डिफरेंट टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस दिल की तरफ लेकर जाती है। तो हम इन दोनों सर्किट्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्किट्स के अंदर जो ब्लड मूव हो रहा है वो हार्ट और लंग्स के दरमियान हो रहा है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है। जबकि सिस्टमिक सर्किट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट और ऑर्गन्स के दरमियान हो रहा है, हार्ट से निकल के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाता है और फिर उन्हीं ऑर्गन से कलेक्ट होकर वापस हार्ट में आ जाता है। ये जो पल्मोनरी सर्किट है इसके अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डी, यानी जो ब्लड निकलता है दिल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, लंग्स में जाता है और वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जबकि सिस्टमिक सर्किट में जो दिल से खून निकल के गया है ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह पल्मोनरी सर्किट में जो हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड फ्रॉम द लंग्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जबकि सिस्टमिक सर्किट में जो हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी सर्किट में हमारे पास हार्ट के दो चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और सिस्टमिक सर्किट में हमारे पास दिल के दूसरे दो चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या होती है? हमने इस लेक्चर में शुरुआत में ही बताया था कि हमारा जो हार्ट है इसका एक खास तरह का मूवमेंट, एक पंपिंग एक्शन है। ये खास तरह की रिदमेटिक मूवमेंट एक रेगुलर पैटर्न से जो हमारा दिल मूव कर रहा है इसको कहते हैं हार्ट बीट। इसमें ना पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आर्टरिया रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। पूरा हार्ट एज अ होल सम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहा। पूरा हार्ट एक साथ उसके चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, फिर एक साथ उसके चारों चैम्बर्स रिलैक्स हो जाएं, इस तरह की मूवमेंट नहीं है हार्ट की, बल्कि खास रेगुलर मैनर के अंदर है। पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस दौरान वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस दौरान आर्टरिया रिलैक्स होते हैं। तो ये जो हार्ट की स्पेशलाइज मूवमेंट है, ये जो एक रेगुलर मैनर के तरीके से हार्ट मूव कर रहा है, इसे कहते हैं हम हार्ट बीट। एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। यानी पूरी जब एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाएगी और अब ये रिपीट हो रही होगी तो कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। और एक पूरी हार्ट बीट में दो हिस्से, दो फेसिस होते हैं। फर्स्ट फेस, फर्स्ट फेस में जो आर्टरिया है उनमें ब्लड भरा हुआ होता है और ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इनका ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है और इस दौरान वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जो सेकंड फेज मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है, उसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स का ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर जाएगा। उसके बाद एक थर्ड, ये सिस्टोल डायस्टोल भी देख लेते हैं। दो फेसिस तो हो गए आपके पास हार्ट बीट के। सिस्टोल कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके चैम्बर्स। आपने फर्स्ट फेज में देखा कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो सेकंड फेज था हार्ट बीट का उसमें आपने देखा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे हमारा जो चैम्बर है वो दब जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा और उसके अंदर का ब्लड निकल जाएगा, इस हिस्से को कहते हैं सिस्टोल। और जो रिलैक्स होते हैं
आपके हार्ट के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपके चैम्बर्स का वापस ओरिजिनल शेप हो जाएगा और अब उसमें ब्लड भरने लग जाएगा। इस हिस्से को कहते हैं डायस्टोल। अब जो हार्ट बीट का फर्स्ट फेज था उसमें आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुआ था। आर्टरिया में से ब्लड निकल गया था, वेंट्रिकल्स में आया था। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट फेज में जो आर्टरिया है वो सिस्टोल कर गए और जो वेंट्रिकल्स हैं उन्होंने डायस्टोल की। फिर जो सेकंड फेज था आपने उसमें देखा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और आर्टरिया रिलैक्स होते हैं, लिहाजा वेंट्रिकल्स का ब्लड निकल जाता है और आर्टरिया में ब्लड भर जाता है। तो हम कहेंगे कि जो सेकंड फेज है हार्ट बीट का उसमें वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं और जो आर्टरिया है वो डायस्टोल कर रहे हैं। अब आते हैं हार्ट रेट पे। हार्ट रेट का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीटिंग कर रहा है। मैंने आपको बताया कि एक हार्ट 0.8 सेकेंड में अपनी पूरी हार्ट बीट निपटा देता है। अब उस पूरी हार्ट बीट में दो फेसिस होते हैं। एक फर्स्ट फेस होता है जिसमें आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, और एक सेकंड फेस होता है जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आर्टरिया रिलैक्स करते हैं। तो ये दो फेसिस पर मुश्तमिल होती है एक हार्ट बीट, और एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब 1 मिनट के अंदर ऐसी कितनी हार्ट बीट्स हो रही हैं इसे कहते हैं हम हार्ट रेट। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज कॉल्ड द हार्ट रेट। एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो तकरीबन जो हार्ट बीट होती है वो 60 से 100 BPM होती है। यानी 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान का जो हार्ट है वो 60 से 100 टाइम बीट करता है, 60 से 100 दफा धड़कता है। लेकिन ये नंबर वेरिएट कर सकता है जी, क्योंकि एज, जेंडर, एक्टिविटी पर ये मामला डिपेंड करता है। इंसान अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उस टाइम पर उसका जो हार्ट रेट आएगा वो ज्यादा आएगा। इसी तरह अगर ओवर एज शख्स है जी, एक यंग एज से कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनकी हार्ट बीट ज्यादा होती है। किसी के अंदर कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी की कोई तबीयत खराब हुई हुई है, तो भी उस टाइम पर हार्ट बीट ज्यादा हो सकती है। तो ये नंबर वेरिएट कर सकता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है लोगों का, बिकॉज क्योंकि ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसी इसी से हमारे पास दो कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस डेवलप होती हैं, कहलाती है ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट रेट है वो 60 BPM से कम आ रहा हो। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि आपका जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उसकी हार्ट बीट की रेंज है, हार्ट रेट कितना होता है 60 से 100, 16 60 से 100 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है, ये नॉर्मल रेंज है। अब अगर किसी शख्स के अंदर हार्ट रेट इससे कम आ रहा है, 60 से कम आ रहा है, तो इस कंडीशन को ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। अब ब्रेडी कार्डिया की वजह से क्या होता है, इंसान को दिल उसका सही नहीं धड़क रहा, कम धड़क रहा है। तो अब उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड कम जा रहा है और उन ऑर्गन्स को, उनके टिश्यूज को ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही है। तो अब इस वजह से ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी वाकई हो जाती है। तो फिर लोगों का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनका सांस फूलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा थकन, सुस्त से होंगे और उनका ब्लड प्रेशर काफी लो आ रहा होता है। इसी तरह एक और कंडीशन होती है उसे कहते हैं टैचिकार्डिया। इसमें जो ह्यूमन होगा उसका हार्ट बीट का जो रेट है, हार्ट रेट जो है वो 100 से ज्यादा होता है, यानी दिल 100 से भी ज्यादा धड़क रहा है जी 1 मिनट में। इस कंडीशन को हम कहते हैं टैचिकार्डिया। अब इस कंडीशन में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं जी, चेस्ट में पेन्स होता है, चक्कर आते हैं, इंसान को मदहोशी आ जाती है, बेहोश भी हो सकता है। बहुत ज्यादा टैचिकार्डिया सीवर हो तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट फेल्स और लंग्स के कुछ डिजीज भी वाकई हो सकते हैं। तो अब यहाँ से डिजीज पर आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं जी उन तमाम बीमारियों को जिनका ताल्लुक दिल या ब्लड वेसल से हो। ऐसी तमाम बीमारियां जिसका ताल्लुक दिल या ब्लड वेसल से हो उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें पहली है एथीरियोस्क्लेरोसिस। अब ये एथीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है जी, आपके पास डायग्राम में देखिए एक नॉर्मल आर्टरी है, अंदर इसमें अच्छा खासा ल्यूमन है और इस ल्यूमन में ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन फिर लोगों के फूड में, लोगों के ब्लड में होता है जी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या इसको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये लिपिड की एक फॉर्म होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल। ये आर्टरीज के अंदर ल्यूमन में जमना शुरू हो जाता है, जमता रहता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है, बट ये आर्टरीज में से जब फ्लो हो रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड से निकल के आर्टरी का जो ल्यूमन है उसमें जमा होने लग जाता है। अब इसके जमा होने से, ये जो जमा हो रहा है इसको हम कहते हैं प्लेक, प्लेक बिल्डअप हो रहा है।
अब ये जितना प्लेक बिल्डअप हो रहा है, तो अब ये आर्टरी का ल्यूमन जो है वो कम होता जा रहा है। अब इस आर्टरी में से ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया। इस कंडीशन को एथीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इससे क्या होगा, ये आर्टरी जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है, जब ये प्लेक बिल्डअप नहीं था तो उस ऑर्गन को सही मिकदार मिल रही थी खून की, उसको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। और अब जब ये प्लेक बिल्डअप हो जाएगा तो अब देखें डायग्राम में, उस ऑर्गन को ब्लड फ्लो कम हो गया। अब इस आर्टरी में से ब्लड कम गुजर पा रहा है, ऑर्गन को कम खून मिलेगा, लिहाजा वो जो ऑर्गन है वो इफेक्ट करेगा, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस ऑर्गन को इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कौन से रिस्क फैक्टर हैं? डायबिटीज, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिससे ये कंडीशन डेवलप होती है इंसान के अंदर। डायबिटीज में इस कंडीशन के चांसेस होते हैं हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है जी आपके ब्लड में तो जेनेटिक फैक्टर्स है। मेल जेंडर में ये चीज ज्यादा देखी जाती है। स्मोकिंग जो करते हैं उनमें एथीरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनमें एथीरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी जिनके जिस्म में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल अमाउंट है चर्बी का, तो उनके अंदर एथीरियोस्क्लेरोसिस के रिस्क ज्यादा होता है। और जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज्यादा घूमते फिरते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें भी एथीरियोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सेकंड सीवीडी पे आते हैं, इसका नाम है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो काफी इलास्टिक होती हैं, क्योंकि उनमें काफी सारा इलास्टिक फाइबर मौजूद होता है, तो काफी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। लेकिन ये जो अभी आपने पिछली कंडीशन पढ़ी, पिछला सीवीटी पढ़ा, एथीरियोस्क्लेरोसिस, ज्यादातर ये वजूहत होती है, नहीं तो फिर एज भी वजह होती है, उम्र की वजह से, या फिर अगर हमारी आर्टरी के अंदर प्लेक बिल्डअप हो गया है, तो अब जो है उम्र की वजह से आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। पहले वो आर्टरी काफी इलास्टिक थी, बट बिकॉज ऑफ एज आर्टरीज जो है वो इलास्टिसिटी उनकी कम हो गई, अब वो बड़ी सख्त हो गई। अब जब हाई प्रेशर से आर्टरीज में, आपने पढ़ा है हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, अब जब आर्टरीज में से हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो ये आर्टरी की वॉल को फाड़ देगा और आर्टरी की वॉल में से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, और इस कंडीशन को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारी जो आर्टरी है वो फट गई और अब वहां से ब्लड रिलीज हो रहा है। अब इसके फटने के दो चांसेस हैं, दो वजूहत हैं। एज की वजह से आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो गई है, आर्टरी सख्त हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सख्त चीज टूट गई। या एथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से अब जो ब्लड है वो कम फ्लो हो रहा है, वहां से कम जा रहा है जी, और जब ब्लड कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर की वजह से आर्टरी फट गई, तो ये एथीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो इससे जो है, या तो जैसे अभी पीछे जो आपने पढ़ी एथीरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक बिल्डअप हो जाता है, तब थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो रहा है, कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब एथीरोस्क्लेरोसिस, प्लेक बिल्डअप होने से अब कम एरिया से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अब प्रेशर बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसने आर्टरीज को फाड़ के उसमें से निकल गया ब्लड। एक तो ये रीजन हो गया एथीरियोस्क्लेरोसिस का। दूसरा, एज की वजह से आर्टरीज की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, आर्टरीज सख्त हो गई। अब एज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर प्लस आर्टरीज की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई है, तो ये भी फिर आर्टरी को रप्चर कर देती है और जो ब्लड है वो रिलीज हो जाता है। अब तीसरी सीवीडी पे आते हैं। तीसरा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। इसको आप सादा जबान में हार्ट अटैक भी कहते हैं। आपने पढ़ा था आज के लेक्चर में कि हमारे पास जो हार्ट के मसल्स होते हैं इनको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि ये उसको एनर्जी यूटिलाइज कर, उससे एनर्जी बनाए और एनर्जी इस्तेमाल करें और उससे फिर ये मूव करें। तो जो हमारे हार्ट है उसके तमाम मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। इसके लिए एक क्रोनरी आर्टरी होती है। क्रोनरी आर्टरी आपके हार्ट के तमाम मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब मसल्स को, आपके हार्ट के मसल्स को, आपके हार्ट के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, हार्ट के मसल्स, हार्ट के जो मसल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वर्क करते हैं, और फिर जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्रोनरी वेन के जरिए वापस आपके हार्ट के अंदर चला जाता है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक क्या होता है? ये जो क्रोनरी आर्टरीज है, क्रोनरी आर्टरी जो आपके दिल को खून प्रोवाइड कर रही है, दिल के सेल्स को, टिश्यू खून को प्रोवाइड कर रही है, यहां पर प्लेक बिल्डअप हो जाए, वही प्लेक जो आपने सबसे पहले पढ़ा एथीरियोस्क्लेरोसिस। एथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से
कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बिल्डअप हो जाता है। प्लेक बिल्डअप होने से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो अब यहां से जिस हिस्से को हार्ट के, जिस टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा था, अब उधर ब्लड नहीं जाएगा और वो टिश्यू, वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा और इस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। डेथ ऑफ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उसका कोई एक टिश्यू डेड हो जाए ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दी कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि आपके वहां की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, इसको आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब इसकी वजूहात दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एक नॉन मॉडिफाइबल और एक मॉडिफाइबल, यानी जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल में सेक्स, एज, रेस और फैमिली हिस्ट्री, ये जो जेंडर होता है, मेल फीमेल, एज होती है, कास्ट होती है, फैमिली की हिस्ट्री, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जिनसे कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं। और जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा शराब का इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा चिकनाहट वाला खाना। ये सारे देखा जाए तो ये सारे रीजंस एक्चुअल में आर्थीरियोस्क्लेरोसिस के रीजन है, और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो आर्थीरियोस्क्लेरोसिस से ही हो रहा है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका आखिरी कंपोनेंट हार्ट को स्टडी किया। हमने हार्ट को स्टडी किया, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, साथ साथ हमने ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही है हमारी बॉडी में, उसमें सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्किट। उसके बाद हमने हार्ट बीट, हार्ट रेट से रिलेटेड दो मेडिकल कंडीशंस, और फिर आखिर में हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को स्टडी किया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर 9 खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।